हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दिस इज़ वाशु हियर। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल। तो डेली की तरह आज हम डिस्कस करेंगे करंट की न्यूज़ को। तो इसी सीरीज़ में द हिंदू को। तो आज डेट है 1 जून, थर्सडे है आज। तो इसी क्रम में जो करंट है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ यहाँ पे ये जो है जीडीपी जो है हमारी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये -7.3% हो गया है। जो चौथी तिमाही है उसमें इसमें मॉडरेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया जो जीडीपी है कॉन्ट्रैक्टेड बाई 7.3% इन 2020-2021 एज पर प्रोविजनल नेशनल इनकम एस्टिमेट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है वो इसको जारी करता है, और उसी कार्यालय ने जो जीडीपी है 2020-21 की जो Q4 है उसके लिए 7.3% नेगेटिव में ग्रोथ में उसको किया है। ठीक है, अगर हम बात करें जीडीपी की, तो पिछले साल की जीडीपी बात करें कोविड की वजह से, तो जीडीपी जो थी पैंडमिक इज़ 4% थी। ठीक है, 2020 जो थी वो 4% थी। अगर हम बात करें जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडेड की इकॉनमी में, तो ये भी 6.2% श्रिंक हो गया है 2020-21 में कंपेयर टू 4.1% राज इन द प्रीवियस ईयर। तो ये 6.2% श्रिंक हो गया है। ठीक है, यानी कि कम हो गया है जीवीए ग्रोथ। अगर जीवीए ग्रोथ, ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्यों हुआ है, तो फर्स्ट वेव इम्पैक्ट द इंडियन इकॉनमी श्रैंक बाय 7.3% in the financial 21 due to the national and local lockdowns put in place during the first COVID-19 wave। तो जो कोविड-19 वेव थी उसकी वजह से जो सेंट्रल और लोकल लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से जो इकॉनमी है वो श्रंक हो गई है। ये रही आपके सामने पूरा डेटा है यहाँ पे। ठीक है, और जो डेटा है ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, ये जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है ये जो 60 सालों में, जो 60 साल हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में देखा जाए तो। फाइनेंशियल ईयर्स 2021 में, जो वित्तीय वर्ष 2021 है, इसमें देखें तो -7.3% का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीडीपी में, ये पिछले 60 सालों में सबसे बड़ा है। ठीक है, द डेटा जो है ये 10 साल 10 ईयर्स डेटा है, वेस्ड होता है 2011-2012 जो प्राइजेज़ आए थे उनके हिसाब से इसको डाटा को जो है दिया जाता है। ठीक बात। और बात कर लें कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस पर जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री केवी सुब्रमण्यम। तो उनका एक कुछ बयान है, उन्होंने भी कुछ कहा है। हाँ, तो अब जो जीडीपी और जीवीए जिनमें जो लोअर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2020-2021 का जो ईयर है, इसमें कहा जाए तो जो 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं जैसे आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो उन्होंने फॉरकास्ट किया है कि जो आने वाला जो साल होगा उसमें 12.5% की एजेंसी ने ये क्या है कि 12.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि 10.5% का ग्रोथ हो सकता है, मे हैव टू मॉडरेट। ठीक है, 10.5% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। ठीक बात। तो ये आईएमएफ ने भी कहा है 12.5% अगले वर्ष के लिए, और आरबीआई ने 10.5%। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे, उनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय, ये हैं केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम ध्यान रख लिए, केवी सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बैट्स फॉर वन प्राइज़ फॉर वैक्सीन्स अक्रॉस नेशन, यानी कि जो वैक्सीन्स हैं उनका प्राइस राज्य और केंद्र में एक समान होना चाहिए। इस पर जो कोर्ट ने सेंटर से कहा है। और
कोर्ट ने ये भी डाउट किया है, इस पर भी डाउट दिया है कि जो सेंटर की जो डेडलाइन है, जो टोटल कवरेज की, टोटल इम्यूनाइजेशन की, यानी कि जितना भी वैक्सीन्स जो लगाने की, इस पर भी कोर्ट ने डाउट किया है। क्यों किया है? कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, वो अगर 2021 के एंड तक जो सेंटर ने कहा है कि उनको वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, वो लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो इस पर कोर्ट ने एक डाउट किया है कि जो पॉलिसी है उसको कैसे लागू किया जाए। ठीक है, तो और उसमें ये जो कहा है कि सेंटर जो कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट ने चैलेंज किया है कि देयर नीड बी वन प्राइस फॉर वैक्सीन्स अक्रॉस द नेशन, यानी कि पूरे देश में जो वैक्सीन का प्राइस है वो एक समान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो सेंटर है, सेंटर अगर वैक्सीन को परचेज़ करती है तो उसे 150 रुपीज़ पर डोजेज़ में उसको वाई करना पड़ता है अगर वो बल्क में ले रही है। ठीक है, जबकि जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें 300 से 600 रुपये के बीच में, बल्क में जब ख़रीदते हैं तो 300 रुपये से 600 रुपये के बीच में एक वैक्सीन मिलती है। तो इस पर कोर्ट ने जो है चैलेंज किया है, इस पर उन्होंने डाउट दिया है कि जो पूरे देश में वैक्सीन का प्राइस एक समान होना चाहिए। और जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि हमारा जो एस्टिमेट है, हम जो मान के चल रहे हैं कि जो 2021 के अंत तक जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आवर एस्टिमेट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड स्पुतनिक 5 वी एक्सपेक्ट द एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन टू गेट वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल के अंत तक हम उनको वैक्सीनेटेड कर देंगे। और स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है उस पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, कुछ यहाँ देख सकते हैं आप, ये निकल के ये जो है एक डेटा है, डेटा में ये कहा गया है कि इंडिया में अभी तक 3.12% ओनली 3.12% लोग ही, जितने इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 3.12% लोग ही अभी तक रिसीव कर पाए हैं अपनी सेकंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड की जो दूसरी डोज़ है, दूसरी खुराक है, उसमें इंडिया में 3.12% लोगों को ही अभी तक लग पाई है। अगर हम कंपेयर करें जो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल हैं, जैसे यूएस की कंपेयर करें तो यूएस में 40% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ की उसके 40% लोगों को लग चुकी है। ब्राज़ील में 10% लोगों को और रशिया में 8.2% लोगों को लग चुकी है। और अगर हम पूरे देश में बात करें, पूरे देश में वैक्सीनेटेड की वैक्सीन्स जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं तो 13 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 5% से भी जो है 5% लोग जिन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड किया गया, यानी कि उनमें दूसरी डोज़ उन्होंने ले लिया है। ठीक है, जिसमें बात करें दिल्ली जो है नंबर 1 पे है। दिल्ली में 9.4% पीपल ऐसे हैं जिन्हें सेकंड डोज़ मिल गई है। उत्तर प्रदेश में 2.4% लोग उत्तर प्रदेश में लोगों को लगी है अभी तक। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ ये है, आपको ये कुछ राइनो दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे ये इनको एक सींग वाले गैंडा कहते हैं। ये असम के काजीरंगा में पाए जाते हैं अधिकतर, जो इनका एक प्रमुख पर्यावरण स्थल भी है जहाँ वो रहते हैं, असम के काजीरंगा में। लेकिन एक और जो सेंचुरी है, एक और जो सेंचुरी है जिसका नाम है पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? ये भी असम में ही है। कहाँ पे ये भी असम में, काजीरंगा भी असम में, से नोट कर लीजिए। अगली जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समय है डिफ़ाइन करने का, जो सेडिशन है, सेडिशन के जो चार्जेस हैं उसको डिफ़ाइन करने का। तो एससी ने क्या किया है, हाल ही में क्या हुआ है, 2 तेलुगु टीवी चैनल्स थे, तो उन पे जो है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, तो उनके ख़िलाफ़ जो टीवी न्यूज़ चैनल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो जिसे सरकार को अच्छा नहीं लगा, और सरकार ने टीवी चैनल्स को जो है सेडिशन चार्जेस
इम्पोज कर दिया उन पे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न दिया और उन्होंने ये कहा कि किसी पे बलपूर्वक सेडिशन चार्ज लगा देना ये भी बिल्कुल ही सख्त खिलाफ है। और जो टीवी रिपोर्टर्स है उन्होंने जो है गवर्नमेंट जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो है जो पैंडमिक है कोविड-19 पैंडमिक है इसमें रिपोर्टेज उनकी रिपोर्टिंग की वजह से कि इस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ बन रही हैं, हालात ख़राब थे तो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी की रिपोर्टिंग को आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने उन पर सेडिशन का चार्जेस लगाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ लेड कर रहे थे, कि जो सेडिशन चार्जेस हैं जितने भी क्रिटिक्स हैं यानी कि जो क्रिटिक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कोविड-19 मैनेजमेंट के दौर पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे सेडिशन का चार्जेस लगा देना बिल्कुल ही गलत है और इसको एक तरीके से डिफ़ाइन करना होगा, लिमिट्स को डिफ़ाइन करने होगा कि सेडिशन चार्जेस की क्या लिमिट हो सकती हैं। अब जो सेडिशन चार्जेस के बारे में, सेडिशन चार्जेस क्यों इंडियन पीनल कोड जो भारत का जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसके अकॉर्डिंग 124A सेडिशन चार्जेस है, 153A है, 153A और 505 है इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत है। अब ये कहा गया है कि मजलिंग द मीडिया, ये एक तरीके से ऐसा है कि मीडिया को मजल कर रहे हैं, हम उन पे बल का प्रयोग कर रहे हैं मीडिया पे, ठीक है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। और उन टीवी न्यूज़ चैनल का नाम था, तेलुगु न्यूज़ चैनल है TV5 और AVN, ठीक है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है। अगली न्यूज़ ये है, केरला वांट्स लक्षद्वीप हैड रिकॉल्ड। तो केरला असेंबली ने मंडे को एक मत होकर के एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल जी, इनको जो अपनी पॉलिसी है उसको रिकॉल करना चाहिए बात एंड विदड्रॉल ऑफ द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर इशूड बाय हिम, और जितने भी कंट्रोवर्शियल विवादास्पद जो ऑर्डर्स हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। इस पर केरला का जो असेंबली है इन्होंने एक मत होकर के एक रेजोल्यूशन को पास किया, ठीक है। और अभी हाल ही में केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी, ठीक है। अगली न्यूज़ है वैक्सीन जो है प्रोडक्शन इस कंट्री नॉट इनफ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन चल रहा है भारत में वो इनफ नहीं है, इसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जो रशियन की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 और रशियन की जो कंपनी है इस पर पेनिसिया जो काम कर रही है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो उनके साथ मिलकर इसको जो है वैक्सीन के प्रोडक्शन को बूस्ट करे, ठीक। अगली न्यूज़ ये है, ट्रिब्यूनल डिसमिसेस प्ली टू रिव्यू बैन ऑन ब्रिक क्लेंस। तो NGT ने हाल ही में NGT ने क्या किया है, एक प्ली थी जिसमें जो ब्रिक क्लेंस थी उनको रिव्यू करने के लिए उनको डिसमिस कर दिया। NGT के चेयरमैन अभी भी जस्टिस आदर्श गोयल जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। IIT दिल्ली जो है एक डिपार्टमेंट बनाएगा एनर्जी के लिए, एक डिपार्टमेंट की स्थापना करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के नाम से, और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो होगा साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम से होगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगली न्यूज़ पे चल रहा है। अगली न्यूज़ ये है, पाकिस्तानी माइग्रेंट्स गेट द जॉब आफ्टर SC इंटरवेंशन। तो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स थे, हिंदू माइग्रेंट्स थे, जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट था, ठीक है, और राजस्थान के थे, तो इन्हें जो है हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के द्वारा जो है वैक्सीन्स है वो मिल गई हैं। तो हाई कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन दिया
और जिस पर पाकिस्तान के जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें वैक्सीन मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो इनको वैक्सीन्स लग गई है। एक अलग न्यूज़ है। अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे ये है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसेंशियल ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस दिल्ली हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि विटल एंड इसेंशियल वर्क है, ये बहुत ही इसेंशियल वर्क है, इसलिए इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो कोर्ट ने जो PIL है, पब्लिक जो PIL जो होती है पब्लिक PIL को एक तरीके से खारिज कर दिया है कि जो काम हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में वो पूरी तरीके से कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखकर किया जा रहा है और इसको रोकने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ये विटल और इम्पोर्टेंस वर्क है। ठीक है। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसी के अंतर्गत ये वर्क आता है। एक बेंच थी, दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच थी जिसको DN पटेल जी हेड कर रहे थे, जस्टिस ज्योति सिंह भी थी उसमें, और उन्होंने कहा है कि नो रीज़न फॉर द कोर्ट टू सस्पेंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एज द वर्कर्स वर स्टेइंग एट द प्रोजेक्ट साइट। तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी रीज़न नहीं है जिसके आधार पे इसको इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं पूरी तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और वो वहीं पे स्टे कर रहे हैं, यानी कि वो घर नहीं जाते हैं, वहीं पे कैंप में या वहीं पे रूम्स में रहते हैं जहाँ वे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर व्यू दैट दिस इज़ मोटिवेटेड पिटीशन। और उन्होंने जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके ऊपर भी ये कहा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पिटिशनर हैं ये मोटिवेटेड हैं किसी से या फिर ये जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है या किसी से मोटिवेटेड जो है पिटिशनर है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं हम उन पर 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगा रहे हैं। और याचिकाकर्ता है आन्या मल्होत्रा हैं, याचिकाकर्ता का नाम है आन्या मल्होत्रा। ठीक है। तो याचिकाकर्ता ने भी अपने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटीज़, ये कोई एसेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो इन्होंने ये भी कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने ये अपना बयान दिया है। ठीक है। ठीक है। अगला है ट्विटर हैज़ टू कंप्लाई विद IT रूल्स हाई कोर्ट। तो अब हाई कोर्ट ने बयान दिया है, द कोर्ट इशू नोटिस टू यूनियन गवर्नमेंट एंड द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। तो कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है यूनियन गवर्नमेंट और जो ट्विटर है उन दोनों के लिए। ठीक है। तो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं रेखापल्ली, इन्होंने एक नोटिस दिया है ऑन प्ली एडवोकेट अमित आचार्य। तो जो IT रूल्स था, IT रूल्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जैसे इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड भी कहा गया, भी इसका नाम है। और इसी के अंतर्गत इसी का रूल 4 है। इसी में रूल 4 में ये कहा गया है कि एक अपॉइंटमेंट की जाए, किसकी की जाए, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करी जाए, जो भी सरकार ने जो पॉलिसी लाई है, जो रूल्स हैं, उसको अच्छी तरीके से वो ऑफिसर जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे उसको लागू कर पाए। ठीक है। हालांकि जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा है कि वो जो ट्विटर ने कहा है कि हम इसको लागू कर दिए हैं, ट्विटर ने ये कहा है कि हम इसको लागू कर दिए हैं, लेकिन जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा है कि जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, जो रूल्स 4 के तहत ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति होनी थी, वो ट्विटर की वेबसाइट पे उन्हीं का कोई कांटेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है। तो पिटिशनर ने ये कहा है कि
2021 के जो रूल्स हैं ये 25 फरवरी 2021 को आए थे और सेंटर हैड गिवन 3 मंथ्स टाइम टू एवरी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी टू कंप्लाई विद देम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने 3 महीने का 25 फरवरी को आए थे और 3 महीने का टाइम दिया है इसको लागू करने के लिए। ठीक है, तो ट्विटर ने क्लेम किया था कि इट कंप्लाइड विद द रूल्स एंड अपॉइंटेड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। तो ट्विटर ने कहा है कि हम इसको अप्लाई भी कर दिया और उसको एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दिया है। लेकिन जो पिटिशनर है उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर की जो वेबसाइट है उस पर कहीं भी जो ऑफिसर्स हैं उनकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बयान है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो 108 जो वस्तुएं जो बाहर से मंगाती थी अब उनको नहीं मंगाएगी, पूरी तरीके से स्वदेशी जो है अपने इंडिजीनियस के तौर पे उनको ही खुद बनाएगी। ठीक है, 108 वस्तुओं को। अगला है मोहपात्रा जो है इंटरिम चीफ ऑफ सीबीडीटी होंगे। ठीक है, जो मोहपात्रा हैं यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जेबी मोहपात्रा को इंटरिम चीफ बना दिया है ऑफ सीबीडीटी फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बना दिया है। सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी हैं अभी इस वक्त। ठीक है, अगला है जस्टिस मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा जी जो हैं ये एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके अभी हेड हो सकते हैं या होंगे आगे जा कर के। ठीक है, पूर्वकालीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे अरुण मिश्रा। ठीक है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होंगे जिसको कि एक हाई पावर्ड जो कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी ने रिकमेंड किया है। अब इस कमेटी में थे कौन कौन, इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के हैं। तो इस पर इन लोगों की एक कमेटी थी। इसी कमेटी ने जस्टिस जो अरुण मिश्रा जी हैं उनको रिकमेंड किया है एनएचआरसी का हेड के लिए। ठीक है, हालांकि मिस्टर खड़गे ने ये भी कहा है कि जो उन्होंने ये कहा है कि मैंने कुछ सजेशन भी दिए थे सरकार को। सजेशन कैसे, उन्होंने ये सजेशन दिए थे कि जो एनएचआरसी है इसमें दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के कुछ लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, जिस पर जो है कमेटी के सदस्यों ने ये कहा कि एनएचआरसी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन के तहत नियुक्ति नहीं है कि किसी भी समुदाय, पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को हो, हालांकि महिलाओं को छोड़ के। लेकिन एनएचआरसी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं इन्होंने ये कहा कि एज अ रिकमेंड कर रहा हूँ कि एनएचआरसी में इन लोगों को भी होना चाहिए। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट और दे दूँ, जब हुआ क्या था, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि जब जस्टिस जो अरुण मिश्रा जी जो थे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे तो इन्होंने मिस्टर मोदी को एज अ इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी हु कुड थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, यानी कि मिस्टर मोदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त दूरदर्शितावादी जो कि विश्व के बारे में सोचता हो और लोकल के रूप में काम करता हो, यानी कि मिस्टर मोदी की प्रशंसा भी की थी। किसने की थी? जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने की थी और उन्हीं की मीटिंग ने जस्टिस अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का हेड जो है बनाने जा रही है। अगली न्यूज़ तो कुछ नहीं है, अगली न्यूज़ ये है जस्टिस जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं इनका एक स्टेटमेंट है, छोटा सा मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि एक्नॉलेजिंग वंस एरर इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेसेस बट दैट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि किसी की गलतियों को एक्नॉलेज करना दुर्बलता की निशानी नहीं है बल्कि एक शक्ति की निशानी है। ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्टेटमेंट दिया है। अगली न्यूज़
पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ जो है यूएस जो है स्पाई करवा रहा है एंजेला मर्केल की यूरोपियन एलाइज की विद डेनिस हेल्प से। मीडिया रिपोर्ट में ये आई है कि यूएसए जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को इन्होंने 2012 से 2014 के बीच में इनकी जासूसी कराई है, ठीक है, एनएसए के। और चाइना जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी से बाहर निकल रहा है और चाइना ने कहा है, चाइना अलाउ कर रहा है हैव थर्ड चाइल्ड, 3 बच्चों के बारे में। 2 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की थी उसको वो, क्योंकि ये तरीके से जो बर्थ रेट है इसको बूस्ट नहीं कर पाई थी, तो उस पर इसको बाहर निकल रहा है और अलाउ कर रहा है तीसरे चाइल्ड के लिए चाइना में, ठीक है। अगली है सिंगापुर क्या कर रहा है। सिंगापुर जो है जल्द से जल्द जितने भी स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको वैक्सीनेट करेगा। और कौन सी वैक्सीन लगेगी? फाइज़र की वैक्सीन लगेगी, जो कि उनको लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सितंबर में थर्ड वेव, जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो थर्ड वेव है मोस्टली इन सितंबर एंड दिसंबर के बीच में, ये जो थर्ड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जब इनको पीक पे हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर ने कहा है कि जितने भी 12 to 18 ईयर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाए, फाइज़र की वैक्सीन के लगाई जाए उन्हें। सऊदी अरबिया ने ईरान के साथ बात करने के लिए जो अच्छा एटमॉस्फेयर की बात की है कि सऊदी जो है ईरान के साथ बात करेगा। सऊदी और ईरान दोनों आपस में मिलकर बात करेंगे। ये अगली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ ये है कि जो भशनचार है, इस पे जो जितने भी जो भशनचार ये बांग्लादेश में है और यहाँ पर जितने भी रोहिंग्यास मुसलमान हैं इनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि अभी आपने देखा था वहाँ पे जो साइक्लोन की वजह से दिक्कत है, तो इन्हें प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो इसी के बीच में जो रोहिंग्यास हैं ये वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन कमीशन फॉर कमीशन फॉर राइट्स जो है, यहाँ पे UNHCR जो है इसको देख रहा है और उन्होंने कहा है कि इसको एक डेलीगेशन जो है जाएगा और जितने UNHCR से एक डेलीगेशन यानी कि लोगों का समूह जाएगा और जितने भी रोहिंग्याज हैं जो लार्ज ग्रुप में हैं उनकी बातों को सुनेगा और उनकी जो भी दिक्कत हैं उनको डिस्कस करेगा और उनकी दिक्कतों को बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके समक्ष रखेगा और उनकी बातों को रखेगा। श्रीलंका जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो मंडे को जो सिंगापुर का जो एक कार्गो था MB एक्सप्रेस पर्ल जो कि ब्लास्ट हो गया था इंडियन ओशियन में सिंगापुर में, तो उस पर जो है जो कार्गो जो वेसल है उसके जो ऑनर हैं उनके जो ऑनर हैं और जो मेंबर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दिए, जो क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ। और इसमें जो है 2 टन नाइट्रिक एसिड था और प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स थे जो पूरे ओशियन में बह गए थे, जिससे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को ख़तरा था। इसी की वजह से श्रीलंका जो है उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगली न्यूज़ जो है, बोर्ड एग्री हो गया है टू पेटीएम्स 3 बिलियन IPO प्लान्स, ठीक है। तो जो पेटीएम है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी है और अप्रूवल मिल गया है 22,000 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का, ठीक है। बोर्ड एग्री हो गया है पेटीएम के लिए। पेटीएम जो है 22,000 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफ़र निकालेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र्स ये होता है एक तरीके से पब्लिक को ऑफ़र करना कि पब्लिक जो है उसमें जो है पेटीएम में जाके उसको शेयर को बाई कर सकती है 22,000 करोड़ के शेयर को, ठीक है, 22,000 करोड़ के शेयर को। सबसे ज़्यादा अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो अलीबाबा का है जिसमें 29.7% IPO है और सॉफ्टबैंक विजन का है, सॉफ्टबैंक विजन फंड जिसमें 19.6% IPO है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, यानी कि एज अ पब्लिक जो है जो शेयर होल्डर्स बन सके, उनके जो शेयर्स हैं उनको बाई कर सके। नाओमी ओसाका नंबर 2 की जो खिलाड़ी हैं
प्लेयर, टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने विथड्रॉल कर दिया है फ्रेंच ओपन से। ठीक है, आईसीसी वोट्स जो है दुबई में मीटिंग कर रहा है। क्यों मीटिंग कर रहा है? क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का जो वेन्यू था, T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत में होने थे, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अब इन्हें यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है और जितने भी प्लेयर हैं उनको भी वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और अभी जो आईपीएल के जो बाकी के मैचेस हैं वो भी यूएई में ही होंगे। ठीक है, तो इस पर डिस्कशन चल रहा है और उस डिस्कशन को आप देख सकते हैं बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले भाई साहब, ये हैं अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह, बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है, ये मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं। आईसीसी जो है, आईसीसी भी देख रहा है इस मीटिंग को, वो भी इनके साथ मीटिंग करेगा बीसीसीआई के साथ, और जो वेन्यू है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और 2023 में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। तो अभी WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, जो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप है, साउथहैम्पटन इंग्लैंड में होनी है, साउथहैम्पटन में होनी है। 18 जून से स्टार्ट होगी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो हर 2 साल पे होगी, यानी कि हर 2 साल पे जो है वर्ल्ड टेस्ट का चैम्पियनशिप होगा, फाइनल मैच होगा। तो इसको भी देखा जा रहा है कि क्योंकि 2021 अभी है और 2023 में फिर से इसे होनी है और 2023 में वर्ल्ड कप भी होना है। तो उसके हिसाब से इसको भी पोस्टपोन किए जाने की बात चल रही है WTC को 2023 तक, यानी कि जब जैसे कि वर्ल्ड कप होंगे उसके बाद से फिर से चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम है, तो इन्होंने क्या किया है, हशमतुल्लाह शाहिदी को जो है नए टेस्ट और ओडीआई का कैप्टन, टेस्ट और ओडीआई दोनों का कैप्टन बना दिया गया है हशमतुल्लाह शाहिदी को। और असगर अफ़गान थे, इससे पहले असगर अफ़गान थे नेशनल टीम के कैप्टन, उनको कैप्टन से हटा दिया गया है और हशमतुल्लाह शाहिदी को अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का नया जो है टेस्ट कैप्टन और ओडीआई कैप्टन बना दिया गया है। जबकि T20 कैप्टन की बात करें तो T20 में जो लेग स्पिनर हैं राशिद खान, इन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है, किसमें, T20 में। ठीक है, ठीक है, अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ एक रिलेटेड है शुभंकर शर्मा। ये देख लीजिए, शुभंकर शर्मा जो हैं ये गोल्फ़ के खिलाड़ी हैं। कौन से गेम से शुभंकर शर्मा? ये गोल्फ़ के, बहुत बार पूछा गया, शुभंकर शर्मा गोल्फ़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।